हम्म। तो ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने कूलिंग टावर है ना। हम लोग आज कूलिंग टावर की डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा एक एक चीज जानेंगे। कुछ मैं एडवांस भी चीज आप लोगों को बताऊंगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल पे चल रहे हैं, आप लोग भी चीजों को समझ रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिले यहाँ से। तो ये कूलिंग टावर का 3D व्यू है। ठीक है। कूलिंग टावर के कामों के बारे में हमने समझ लिया। जो बेसिक्स पढ़ना था हमने बेसिक्स भी पढ़ा। और हमने ये पता किया कि कूलिंग टावर जो काम करता है, जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में होता है, उसको रेफ्रिजरेंट को वो कंडेंस करने के लिए कूलिंग टावर को हम लगाते हैं। पानी हमारा कूलिंग टावर से जाता है कंडेंसर में, है ना। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को वो ठंडा करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड बन जाता है। और जब पानी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगा, तो जाहिर सी बात है पानी खुद भी गर्म हो जाएगा। और फिर वो उस गर्म पानी को हमें दोबारा ठंडा करना पड़ता है ना। क्योंकि इतने इतने पानी तो हम लाएंगे नहीं। और पूरे दुनिया में पानी की कमी है कि हम पानी को डालें और दूसरा पानी को फिर उसको वेस्ट कर दें, फिर पानी कहीं और से लाएं। हमें उसी पानी को बार बार घुमाना पड़ेगा, बार बार सर्कुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अब मान के चलो हमने अपना पानी से रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर दिया, रेफ्रिजरेंट को कंडेंस कर दिया। अब लेकिन जो मेरा पानी गर्म हो गया है, हमें वापस से उसको उसी टेम्परेचर पे लाना है जितने में मैंने कंडेंसर में डाला था। जैसे कि सपोज कर लो 30 डिग्री पे हमने कंडेंसर में पानी को डाला, और कंडेंसर में पानी जाते ही रेफ्रिजरेंट को उसने कंडेंस कर दिया। अब रेफ्रिजरेंट तो लिक्विड फॉर्म में बदल गया और वो आगे जाके अपना काम करेगा चिलर के अंदर। बट जो हमारा पानी था, कंडेंसर वाटर इन हुआ 30 पे, और जब पानी आउट हो रहा है कंडेंसर से निकल रहा है, वो 35 डिग्री पे निकल रहा है। और हम वापिस से 35 डिग्री का पानी फिर से हम इन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हमारा कंडेंसेशन जो रेफ्रिजरेंट का वो नहीं होगा। और अगर कंडेंसेशन नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज प्रेशर या हेड प्रेशर। चिलर का डिस्चार्ज या हेड प्रेशर बढ़ेगा। और अगर चिलर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है, हेड प्रेशर बढ़ता है, तो चिलर फिर सर्जिंग करेगा, है ना। चिलर आवाज करेगा, और कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी, और फिर चिलर ट्रिप हो जाएगा बाद में। ठीक है। और मान के चलो अगर चिलर ट्रिप नहीं हुआ, उसकी ट्रिप वाली सेफ्टी काम नहीं की, तो कंडेंसर के अंदर इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि उसका जो कंडेंसर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व फट जाएगा। ठीक है। और मान के चलो प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं फटा, तो हमारा कंडेंसर पूरा फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा कंडेंसर। समझ लो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कितना बड़ा कूलिंग टावर का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। आप लोग इस चीज को बारीकी से समझिए। तो कूलिंग टावर हम लोग इसी लगाते हैं कि जो पानी चिलर के अंदर जितने टेम्परेचर पे देना है हमें कंडेंस करने के लिए, हम उसी टेम्परेचर पे दें, है ना। तो जो डिजाइन होता है वो 30 डिग्री से 31 डिग्री होता है। मैं भी आपको टीडीएस भी दिखाऊंगा कूलिंग टावर का, और वो टीडीएस भी मैं आपको शेयर करूंगा आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जब आप कहीं पे भी जाएंगे। हम लोग अप्रोच की भी बात करेंगे, हम लोग रेंज की भी बात करेंगे, हम लोग दो तीन इंटरव्यू वाले क्वेश्चन भी बात करेंगे कि अगर बारिश का टाइम होता है तो अप्रोच बढ़ेगी अप्रोच घटेगी, कूलिंग टावर परफॉर्मेंस करेगा या नहीं करेगा, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये 3D व्यू है कूलिंग टावर का। आप लोगों ने कूलिंग टावर तो देखा होगा फिजिकली, है ना। हाँ सर, आप देखे हैं सर। आप लोगों ने, सारे लोगों ने, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कूलिंग टावर देखा होगा कहीं ना कहीं, फिजिकली देखा होगा, नहीं तो फोटो में हाँ, देखा होगा, नहीं देखे तो सर। वीडियो में देखा होगा, है ना। तो ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में जब आप देखेंगे तो मेन जो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी बॉडी होती है। ये देखिए, सॉन्ग किसी का चल रहा, प्लीज बंद कर दें। तो ये देखेंगे आप, ये इसकी बॉडी होती है ना, ये देख रहे हैं, ये पूरी बॉडी है इसकी। ये किस मटेरियल का बना होता है, हमारा एफआरपी का बना होता है। एफआरपी का जो फुल फॉर्म होता है, वो एक बार मैं अभी आपको नेट में देख के बता रेनफोर्स। रहा हूँ। री कुछ होता है, लेकिन एफ का मैं वो भूल रहा हूँ। फाइबर एज पर प्लास्टिक। हाँ,
फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है। तो एफआरपी ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एफआरपी का, ये बना होता है ना। एफआरपी का इसलिए बनाते हैं, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है। अगर हम इसको मेटल का बना दें, अगर इसको जीआई शीट का बना दें, या इसको हम एमएस शीट का बना दें, है ना, या फिर इसको हम स्ट्रक्चर बना दें बड़ा सा लोहे टाइप का, है ना, जैसे वो बनता है, क्या बोलते हैं आपका, क्या जैसे ये दिख रहा है ना आपको, टैंक, टैंक टाइप का बनता है। अगर हम उससे बनाते हैं, है ना, तो क्या होगा, हमारा इसकी वेट बढ़ जाएगी। अगर आप मान लिया कूलिंग टावर को ज्यादातर लोग टेरिस पर लगाते हैं, तो बिल्डिंग का लोड बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको एफआरपी का बनाते हैं, फाइबर रेंफोर्स प्लास्टिक जो वो कहलाता है। ठीक है। तो अब एक तो इसका ये बॉडी हो गई, आप ये देख रहे हैं ना, ये बॉडी हो गई, ये पूरी इसकी बॉडी है, ये पूरी इसकी बॉडी है, जो ये पूरी बॉडी है। उसके बाद ऊपर में फैन होता है ना। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग लूअर बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये लूअर है, ये लूअर्स है, स्पेस है एयर को पास होने के लिए। क्योंकि आपको वर्किंग इसका अगर पता होगा, अगर आपको इसका वर्किंग अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे इसकी जाली होती है या लूवर्स लगे होते हैं। वैसे ये कूलिंग टावर बनाने वाली कंपनी है, दो तीन कंपनी है ज्यादातर इंडिया में। एक तो है पहाड़पुर कूलिंग टावर्स, और एक है बेल कूलिंग टावर्स, है ना। तो ये बेल के कूलिंग टावर्स हैं, बेल के कूलिंग टावर में ऐसे जाली आती है, और पहाड़पुर के कूलिंग टावर में लूवर्स आता है ना। तो ये इसके जाली हो एयरपोर्ट पे गए, क्यों था? है ना। ये इसका जाली हो गया। हाँ, एयरपोर्ट पे जो था ना वो पहाड़पुर का था, उसमें उसमें भी जाली था, साइड से वो था। तो अब क्या है, ये जाली हो गया, इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे का साइड हमें नहीं दिख रहा है, उधर भी जाली है, और इस तरफ भी जाली है। जाली किस लिए है कि जब ये फैन चलेगा, है ना, जब ये फैन चलेगा, तो क्या होगा, ये जो आसपास की एयर है, ये एयर यहाँ से इस जाली के थ्रू सक होगी, और ये जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये जो देख रहे हैं, ये जो पाइप कनेक्ट हुआ हुआ है, इसके अंदर फिल्स है ना। इसके अंदर ये पानी जाएगा, पानी स्प्रे होता है, और उसके फिल्स रहती है। फिल्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब भी आप लोगों ने देखा होगा, हनी कॉम्ब की स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिल्स बोलते हैं, है ना। वो होता है, और वहां से ये हवा पंखा के थ्रू के द्वारा खींची जाती है, सक होती है, तो और हवा अंदर से जाएगी। फिल्स पूरे का पूरा फिल्स पानी के थ्रू वो पानी से भीगा हुआ होता है ना। और जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स ड्रॉपलेट बन जाते हैं। झरना में देखा ना आपने, झरना में जब पानी गिरता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाते हैं। तो वो वाटर नीचे गिरता है, और ऊपर से एयर जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लो। ऐसे पानी गिर रहा है और हवा ऐसे जा रही है, दोनों आपस में टकराएगी, कांटेक्ट आएगी। तो हवा जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आती है, पानी को हवा ठंडी करती है, ठंडा करती है। कैसे ठंडा करती है? इवापरेशन से। कुछ पार्ट्स पानी का इवापरेट होता है, वाष्पित जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। हिंदी में वाष्पित बोलते हैं, इवापरेट होना, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इवापोरेशन से ही कूलिंग होती है। जो पूरा एचपीएसी इंडस्ट्री चल रहा है ना, एक छोटा सा प्रिंसिपल इवापोरेशन, एक छोटे से प्रिंसिपल पे टिका हुआ है कि हमें जो कूलिंग मिलती है वो इवापोरेशन से मिलती है। आप लोगों ने सैनिटाइजर लगाया होगा हाथ में, आप लोग जैसे ही सैनिटाइजर लगाते हैं हाथ में, तो आप लोगों को हाथ ठंडा महसूस होता है, फील होता है एकदम एकदम से समझे। ठंडा, है ना। और क्या होता है, जो सैनिटाइजर होता है वो खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, सैनिटाइजर हमारे हाथ में चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा। सैनिटाइजर जैसे ही हम लगाते हैं, सैनिटाइजर हमारी हाथ की गर्मी से वो वेपर बन जाता है, वाष्पित हो जाता है, इवापरेट हो जाता है हमारी हाथ की गर्मी से। तो अब हाथ की गर्मी तो निकल गई इवापरेट सैनिटाइजर के साथ, इसलिए हमें हाथ ठंडा महसूस होता है। सेम यही प्रिंसिपल होता है कूलिंग टावर में। जब एयर आती है एटमॉस्फेयर में, मान के चलो एयर आप कितनी डिग्री पे है, मान लिया ये इसका वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री पे है। अब ये इतनी जो एयर है, यहाँ से एयर ऐसे गई, यहाँ से सक होके गई, और पानी कितने पे इंटर कर रहा है, 35 पे मान के चलो इंटर करता है पानी, है ना। 35 पे इंटर किया, पानी ऐसे से नीचे 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 से ऐसे झरना की तरह गिर रहा है, और ये एयर ऐसे जाती है, और इस 35 डिग्री के पानी से टकराती है।
30 डिग्री के एयर। तो अब ये क्या होगा, ये एयर पानी से जैसे ही टकराएगी, पानी इसको पानी से हीट लेगी और खुद इवापरेट होगी। इवापरेट होकर ऐसे ऊपर निकल जाएगी इससे। कभी भी आप चलते हुए कूलिंग टावर के पास जाओगे ना, कभी भी आप देखना यहाँ पे, आपको लगेगा ऐसे भाप निकल रहा है। आप कभी भी देखना, चलते हुए कूलिंग टावर को देखना, आपको लगेगा ऊपर से भाप निकल रहा है। तो ये भाप क्या होता है, ये वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आकर इवापरेट हो जाते हैं। है ना, जैसे ही पानी इवापरेट होता है, वैसे ही पानी ठंडा होता है। बिना इवापरेट हुए पानी ठंडा नहीं होगा। हम जब कपड़ा सुखाते हैं अपना, कपड़ा सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि जो उसके अंदर वाटर है वो जल्दी से इवापोरेट हो जाए। है ना, सेम इसी यही प्रिंसिपल इसमें भी लगता है। तो 30 डिग्री की एयर हमारी जाती है, 35 डिग्री के पानी से टकराती है ना। कुछ पार्ट पानी का इवापोरेट हो जाता है, पानी का कुछ पार्ट इवापोरेट होगा, और वो एयर के साथ ऊपर निकल जाता है। और बाकी का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होके नीचे बेसिन में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कितना कलेक्ट ठंडा होता है, मान के चलो 30 डिग्री। और ये जो 30 की तो नहीं होती है एयर, ये मैक्सिमम 28 की रहती है। इंडिया में जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो 28 पे होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे कूलिंग टावर का प्रिंसिपल। अब इसमें इतने सारे छोटे से काम को करने के लिए इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं। अब कूलिंग टावर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पाइप देख रहे हैं, ये वाला पाइप है ना, ये हेडर है, इसमें 3 कूलिंग टावर है। ये देखिए, ये आपका, ये एक कूलिंग टावर हो गया। ठीक है, और आपका ये 2 कूलिंग टावर हो गया। एक ये देखो ना, इसका फैन ये कट किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको सेक्शन कट किया हुआ है। तो एक कूलिंग टावर ये है, एक कूलिंग टावर ये, एक कूलिंग टावर ये है। 3 कूलिंग टावर हो गया। अब ये जो पानी आपका यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपका पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंडेंसर से, चिलर के कंडेंसर से आपका पानी इन हो रहा है। ये पानी यहाँ आया, है ना, ये इसका हेडर है, ये हेडर कहलाता है। जहां से हम टैपिंग निकालते हैं हम उसको हेडर बोलते हैं, ये मेन हेडर है। अब यहाँ से हर एक कूलिंग टावर के लिए आप देखो इंडिविजुअल टैपिंग निकली है ना, ये टैपिंग निकली है। ठीक है, फिर ये टैपिंग निकली है। ठीक है, फिर ये टैपिंग निकली है। तो 3 टैपिंग निकल गए तीनों कूलिंग टावर के लिए। देखो यहाँ पे ना, आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक डेड किया हुआ है पाइप, यहाँ तक डेड किया हुआ है, मतलब इस वाले कूलिंग टावर के लिए ये इनलेट है, इस वाले कूलिंग टावर के लिए ये देखो यहाँ पे डेड किया हुआ है ना, ये इनलेट हो गया, और इस वाले कूलिंग टावर के लिए ये इनलेट पाइप हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट पाइप, है ना, ये इनलेट पाइप हो गया। और ये इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अब जब अंदर की बात बताऊं आपको, ये इसके अंदर इस तरह से हेडर चलता है, पाइप चलता है, इस तरह से भी अंदर पाइप कनेक्ट होता है पीवीसी का। और उसमें छोटी छोटी नोजल लगी होती है, छोटी छोटी नोजल लगी होती है, ये छोटी छोटी इस तरह की नोजल लगी होती हैं। तो नोजल से क्या होता है, पानी स्प्रे होता है ना। ये इस तरह से छोटी छोटी नोजल होती हैं, ये भी जो होता है एफआरपी मटेरियल का ही ये हेडर होता है कूलिंग टावर के अंदर। नोजल होती हैं और इसके अंदर हनी कॉम्ब की फिल्स होती है। कितने लोगों ने फिल्स नहीं देखा है, अगर आप बोलो नहीं देखा है तो मैं अभी फिल्स आपको दिखाता हूँ। एल्फियंस को एलिमिनेटर भी बोलते हैं। नहीं, फिल्स अलग चीज है और एलिमिनेटर अलग चीज है। ठीक है, सर दिखा दीजिए फिर सर, सभी टाइप का। हाँ, मैं फिल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो स्क्रीन पे, मैंने गूगल से सर्च किया है। ये देखो, ये कई तरह की फिल्स हैं, है ना। ये देखो, सबसे पहले मैं ये वाला दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें आप देख रहे हो, ये जो ये फिल्स है। और ये जो हेडर जो मैं बोल रहा था ना, जो अंदर जिसमें नोजल लगा रहता है, ये है नोजल लगाने वाला पार्ट, है ना। ये देखो, इसमें नोजल लगा रहता है। तो क्या होता है,
पानी हमारा यहाँ से स्प्रे करता है और फिल्स के थ्रू नीचे गिरता है ना। अब जैसे फिल्स पे पानी आएगा तो क्या होगा, एकदम पानी ना लेयर बन जाता है, पानी की पूरी लेयर बन जाती है। और ये देखिए इसमें छोटा छोटा छेद होता है, ये ना छेद होता है, ये गैप होता है, हवा इसी छेद से होते हुए अंदर गुजरती है। फिल्स का काम ये होता है कि पानी को वो छोटे 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 पार्टों में उसको तोड़ देना है ना, ताकि जब हवा आए तो 100% ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इसको वाटर को ठंडा करे। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारा पानी ठंडा होगा ही नहीं। ये देखो, ये ये मैं इस फोटो को मैं भी इसको सेव करता हूँ अभी आप लोगों को। ये स्क्रीन दिख रही जी सर। है ना। तो ये है आपका फिल्स। थोड़ा सा और मैं जूम करूंगा, ये देखिए, ये है फिल्स। ये क्रॉस कॉरुगेटेड फिल होती है, वर्टिकल ऑफसेट फिल होती है, वर्टिकल फिल होती है, कई तरह की फिल आती हैं। ठीक है, इस तरह की भी फिल्स आती हैं, इस तरह की फिल्स आती हैं, इस तरह की फिल्स आती हैं, कई तरह की फिल्स आती हैं। फिल्स में क्या होता है, जैसे ये देखो हॉट वाटर इन लिखा हुआ है, जैसे ये पानी इन होता है ना, कभी भी आप डाल के देखना, जैसे ये अगर आप कुछ भी मत डालो, गिलास को सिर्फ ऐसे लो, गिलास को ऐसे नीचे गिरा दो, तो एक धार गिरेगी, है ना। जी उस सर। धार, वो धार गिरेगी, अब उस धार को आप हवा से कितना ठंडा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। अब उसी को आप क्या करो, दो चार पांच फिल्स ले लो और उसमें गिलास को पानी को डालो, तो आप देखोगे पानी एक तो लेट से गिरेगा, बहुत धीरे धीरे आएगा, थोड़ी थोड़ी देर में आएगा, है ना। और पानी आएगा पार्ट्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आएगा, जैसे देखो ये ऐसे आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है। तो क्या होगा, वो पूरी फिल्स पे पानी रहेगा। और जब एयर जाएगी नीचे से, हमारी जब ऊपर पंखा चलेगा और नीचे से एयर जब इसके कांटेक्ट में होगी, यहाँ से एयर जाएगी पूरी फिल्ड से निकलेगी वाटर से कांटेक्ट होके, तो वो वाटर को ठंडी करेगी, 100% ठंडी करेगी। और अगर ऐसा काम होगा तभी हमारा कूलिंग टावर परफॉर्मेंस करेगा। कभी कभी क्या होता है, कूलिंग टावर में आप जब देखोगे ना, तो एक जगह पे बीच में धार बनता है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, जैसे बारिश का पानी पाइप से नहीं गिरता, छतों के पाइप से, वैसे गिरता है। अगर आपको वैसा कहीं पे दिखता है तो उसको आपको तुरंत रेक्टिफाई करना है। अब उसको देखना है कि क्या है, नोजल तो नहीं निकल गई, क्योंकि नोजल निकल जाता है तो फिर वो धार मारेगा, और नोजल रहेगा पाइप में तो पानी को स्प्रे करता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है अगर आप मेंटेनेंस ऑपरेशन में है ना। और अगर आप प्रोजेक्ट में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोजल लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी वापस से हम लोग अपनी उसी जगह पे जाते हैं। तो ये हमारा कूलिंग टावर आपका दिख गया ना, ये इनलेट हो गया, पानी इसमें जाएगा, पूरा यहाँ से एंड तक पानी जाता है, यहाँ से एंड तक पानी जाता है, और स्प्रे होता है, यहाँ से एंड तक पूरा पानी जाता है और स्प्रे होकर ये नीचे गिरता है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, एक तो ये आप देखेंगे ये इनलेट हो गया, इसमें कई सारे वाल्व्स लगे होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग वाल्व देते हैं ना। हम हमेशा बैलेंसिंग वाल्व देते हैं कि इसमें जो कूलिंग टावर का है उसके वाटर को बैलेंस किया जा सके, उसके जीपीएम को बैलेंस किया जा सके। अगर 1000 जीपीएम इस कूलिंग टावर में हमें देना है तो हम 1000 जीपीएम ही दें। अगर मान के चलो ज्यादा जीपीएम जाएगा तो हमारा कूलिंग टावर काम नहीं करेगा। अगर ज्यादा जीपीएम जाएगा तो क्या होगा, पानी ठंडा नहीं करेगा वो, है ना। जितना कूलिंग टावर को करना था, और मान लिया उसको 30 करना था ठंडा, तो 31 करेगा, और 31 अगर हमारे चिलर में जाएगा तो चिलर कंडेंसेशन नहीं होगा, और कंडेंसेशन नहीं होगा तो फिर कूलिंग नहीं होगी, या फिर चिलर ट्रिप करेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो चिलर है, जो डिजाइन है, अगर 30 डिग्री पे डिजाइन है कि वो 30 डिग्री ही उसको आउट देना है, ठंडा करके देना है,
तो 30 ही दे। और अगर नहीं दे रहा है तो आप, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम आपको चेक करना है कि हो सकता है वाटर का फ्लो ज्यादा जा रहा है ना, पहला। या फिर आपको चेक करना है कि जो आपके फैंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, फैंस खराब हो गए हैं, स्पीड नहीं चल रही है उसकी सही, बेल्ट टूट गया है, ब्लेड एंगल चेंज हो गया है, इसको अगर जितना करंट लेना था उतना करंट नहीं ले रहा है, तो मतलब इसका सीएफएम कम हो गया है। तीसरा आपको ये चेक करना, जो इसकी फिल्स होती हैं, फिल्स चोक हो जाती हैं, फिल्स पे वो स्केलिंग हो जाती है, सलज स्केल जम जाता है पूरा। अभी मैं आपको फोटो में भी दिखाऊंगा, मेरे पास फोटोज भी हैं, एक वीडियोज भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसकी वजह से हमारा कूलिंग टावर काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप में बैलेंसिंग वाल्व भी लगा रहेगा, बटरफ्लाई वाल्व भी लगा रहता है ना। बैलेंसिंग वाल्व के नीचे बटरफ्लाई होता है, वैसे ये मोटराइज होता है, ये देखो नीचे लगा हुआ है, ये मोटराइज बटरफ्लाई वाल्व होता है ना ये। ठीक है, अब उसके नीचे से बेसिन से हम आउट लेते हैं। जो ये हमारा है ना, आप देखोगे ये वाला पाइप तो आपका इन हो गया, लेकिन ये हेडर जो आप देख रहे हो, ये वाला हेडर, ये क्या है, यहाँ पे बेसिन से, ऐसे बेसिन से पाइप इस तरह से कनेक्ट है इसमें। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरे इसमें दिखाता हूँ, इसके वर्टिकल वाले में। ये देखो, ये ड्राइंग है ना, ये अगर आप देखोगे, ये हमारा पाइप नीचे से आया, ये वर्टिकल पाइप आया, ऊपर ऐसे कनेक्ट हो गया, है ना। कनेक्ट होने के बाद ये इस तरह से हेडर अंदर रहेगा, ये ऐसे हेडर होता है, ये पूरा ऐसे लंबा हेडर होता है पाइप इसका। ठीक है, और इसमें नोजल लगी रहती है, नोजल इसमें लगी रहती है, नोजल। ये नोजल से पानी स्प्रे होगा, ये मान के चलो ये नोजल है, यहाँ से पानी, और ये आपकी फिल्स हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिल्स होती है, ये फिल्स हैं, ये पूरा फिल्स है, ये पूरा इस तरह की फिल्स है, ये पूरी आपकी फिल्स है। ये ये जो फिल्स होती हैं इस तरह की जो होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल कहलाती हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, मैं वर्टिकल फिल्स भी आपको दिखाता हूँ कि वर्टिकल कैसे होती हैं। ये फिल्स हैं, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से फिल्स हैं। अब ये फैन चलेगा तो हमारी हवा जो आएगी, यहाँ से ऐसे सक होगी, ये जाली से एयर सक होगी, ये जाली से इस तरह से एयर सक होगी। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अच्छे से। और ये ऐसे एयर जाएगी, ये ऐसे एयर जाएगी, एयर जाएगी ऐसे और पानी से टकराएगी और नीचे आ जाएगी। यहाँ देखिए बेसिन है, ये इसका बेसिन है, यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा पानी यहाँ कलेक्ट हो जाएगा बेसिन में, इसको हम लोग बेसिन बोलते हैं। यहाँ पूरा पानी कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होते ही पानी, ये देख रहे हैं ये लाइन, ये 150 की लाइन दिख रही है, यहाँ ये जो लाइन है, सॉरी ये नहीं है, ये तो मैंने गलत लाइन दिखा दी, ये कुछ और लाइन है, ये है ये, क्योंकि 150 का होना ही नहीं चाहिए था। ये लाइन जो देख रहे हैं ना आप, ये इसमें लिखा हुआ भी है कंडेंसर वाटर सप्लाई, है ना। कंडेंसर वाटर सप्लाई मतलब यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा ठंडा होके। तो ये यहाँ से पानी सक होगा, सक होगा, यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, बटरफ्लाई वाल्व, ये देखो लिखा हुआ ना, मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व, MBFV। यहाँ से और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सप्लाई पाइप हो गया, कूलिंग टावर इनलेट हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा कूलिंग टावर आउटलेट। और अगर हम कंडेंसर में बात करें, तो कंडेंसर वाटर रिटर्न और कंडेंसर वाटर सप्लाई। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ड्राइंग आप लोगों को दिया है कि आप हर एक चीज आप लोग समझो बारीकी से, कहीं इन और आउट में कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। समझ गए? तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वाल्व और है, ये वाला पाइप भी आप देख रहे हैं, है ना, ये पाइप भी आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पाइप आपको दिख रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ये क्या चीज है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पाइप भी कनेक्ट हो रहा है, ये क्या चीज है। 3 पाइप कनेक्ट हो रहा है। ये तो मोटा मोटी कूलिंग टावर था। 10 मिनट में भी आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये तो मोटा मोटी कूलिंग टावर था। अब हम लोग समझेंगे कूलिंग टावर में कितनी तरह की पाइपिंग होती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वलाइजर लाइन क्या होता है कूलिंग टावर में, उसका क्या काम है, क्विक फिल लाइन का क्या काम है, मेकअप लाइन का क्या काम है ना, ओवरफ्लो लाइन कहाँ पे होती है,
ओवरफ्लो लाइन का क्या काम है, ड्रेन लाइन का क्या काम है, ठीक है। तो और उसके बाद एक होता है आपका ब्लीड ऑफ। ब्लीड ऑफ लाइन का क्या काम है, ब्लीड ऑफ कैसे होता है, क्या करते हैं ब्लीड ऑफ से, हम लोग अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक स्कीमेटिक दूसरी जगह की स्कीमेटिक दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। ये दिख रही है ना स्लाइड? जी सर। जी अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसको आप बहुत उसको बारीकी से समझना, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना इंटरव्यू से भी, इंटरव्यू में पूछते हैं लोग। क्योंकि अब मैं इसमें पाइपिंग की बात करने वाला हूँ, है ना। तो ये है हमारा एक कूलिंग टावर, मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ। ये है हमारा कूलिंग टावर। हमने अभी इस कूलिंग टावर में ये कूलिंग टावर है। अब इसमें आप देखेंगे एक, तो आपको इस कलर का स्काई ब्लू दिख रहा है पाइपलाइन, है ना। एक आपको बिल्कुल वॉलेट की पाइपलाइन दिख रही है ना। एक रेड दिख रहा है, एक ग्रीन दिख रहा है। अब इसमें कौन कौन सी पाइपलाइन का क्या काम है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं। एक होता है कूलिंग टावर इनलेट, जो आपका सीधे कंडेंसर से आएगा, जिसको आपने समझ लिया, इसको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है जो कूलिंग टावर का आउटलेट, जो बेसिन से कहाँ जा रहा होता है, कूलिंग टावर का आउटलेट, वो बेसिन से जा रहा होता है हमारा कंडेंसर वाटर में, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसर वाटर सप्लाई। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ ना कंडेंसर वाटर सप्लाई, ये हरा वाला। तो ये कूलिंग टावर का आउटलेट हो गया, जिसको हम लोग कंडेंसर वाटर सप्लाई बोलेंगे। और ये ऊपर से जो कूलिंग टावर के अंदर आता है, कूलिंग टावर इनलेट हो गया, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसर वाटर रिटर्न। ये कंडेंसर वाटर रिटर्न ये कहलाएगा। अब ये लाइन तो हम सबको पता है, सब लोग देख लेंगे। अब आती है, एक लाइन आती है मेकअप की, और एक आती है क्विक फिल की, ठीक है। तो आपको ये दिख रही होगी लाइन, इसमें एक जो ऊपर वाली है, ये मेकअप है ना, ये मेकअप है। और ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये क्विक फिल है। बट आप ये देखेंगे, ये एक लाइन, एक एक ही लाइन आ रही है पीछे से, है ना। और ये जो लाइन आती है, ये कहाँ से आएगी, आपके सॉफ्ट वाटर टैंक से, जहाँ पे पानी का स्टोरेज है ना। पानी को आपने स्टोर किया हुआ है स्टोरेज से, जिस कहीं पे स्टोरेज टैंक से, है ना। यहाँ से आप इसको पानी को लाएंगे, और ये पानी सिर्फ आप कूलिंग टावर को देंगे। अब हम कूलिंग टावर को पानी क्यों देते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। हम फर्स्ट टाइम तो हम कूलिंग टावर को फिल कर देते हैं, है ना। मान लिया पूरा सिस्टम है, उसको हमने फिल कर दिया। अब हमने अपना सिस्टम चलाना स्टार्ट किया। जब आप सिस्टम चलाओगे, तो आपका वाटर का लॉस होता है। कौन कौन से लॉस होते हैं आपसे पूछेगा इंटरव्यू में। आप बताओगे इवापोरेशन लॉस होता है ना। आप बताओगे ड्रिफ्ट लॉस होता है। तो ये जो लॉस होते हैं, ये आपके पानी कहाँ से आप लाओगे, है ना। आप मान लिया आपने 1 घंटा कूलिंग टावर चलाया, और 1 घंटे में आपका 200 लीटर लॉस होता है, 100 लीटर लॉस होता है। तो क्या होगा, जो आपकी बेसिन थी वो धीरे धीरे खाली होती जाएगी, धीरे धीरे नीचे पानी का लेवल जाएगा। और अगर आपकी बेसिन खाली हो गई और सिस्टम में एयर चला गया, तो फिर आपकी कूलिंग पे इफेक्ट आएगा।
इसलिए आप जैसे जब तक सिस्टम चलेगा आपको कंटिन्यूअसली पानी भी चार्ज करते रहना है ना। क्यों क्यों चार्ज करना है? क्योंकि आपका पानी लॉस हो रहा है, इवापोरेशन में लॉस हो रहा है, ड्रिफ्ट लॉस हो रहा है। इवापोरेशन लॉस क्या है? जो पानी आपका वाटर को इवापोरेट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही एयर आएगी और वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या होगी, वो पानी आपकी वो हो जाएगी, वाटर को इवापोरेट करेगी। और वो जो वाटर इवापोरेट होगा वो एयर के साथ ऊपर निकल जाएगा, है ना, यहाँ ऊपर निकल जाएगा एयर के साथ। तो वो एक तरह से आपका क्या है, इवापोरेशन लॉस है, इवापोरेशन लॉस। ये सर होता है आपका इवापोरेशन लॉस। जी कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। सर ये सर जो वाटर का जो टॉप अप कर रहे हैं, वो क्या मैकेनिज्म होता है, कितना पानी डालना है कि ओवरफ्लो ना हो और कम भी ना पड़े? बिल्कुल तो बिल्कुल, अभी ये मैं कैसे बता रहा सेंस हूँ। होता है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल उसी जी पे हम सर। लोग आ रहे हैं। तो ये हमारा इवापोरेशन लॉस हो गया, जिससे हमारा पानी निकल गया। एक दूसरा होता है ड्रिफ्ट लॉस। ड्रिफ्ट लॉस क्या होता है हमारा? ड्रिफ्ट लॉस ये होता है कि अब मानेंगे आप चले ना, यहाँ पे लूअर लगे हुए हैं आपके, जब ये पानी नीचे गिरता है, स्प्रे होता है, तो ये सीधे सीधे ये पानी आपका ना, आप देखेंगे कुछ पानी आपके बाहर आते रहते हैं, कूलिंग टावर के बाहर आते रहते हैं। कुछ तो वो होते हैं और कुछ एयर के साथ भी ड्रॉपलेट छोटे छोटे उड़ जाते हैं। तो उसको भी हम ड्रिफ्ट लॉस में काउंट करते हैं। ठीक है। तो जब इतना पानी लॉस हो रहा है तो हमें कंटिन्यूअसली पानी को मेकअप भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेकअप लाइन लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेकअप लाइन। वो मेकअप लाइन आती है सॉफ्ट टैंक से, कहीं पे आपका टेरिस पे टैंक बना हुआ रहता है, वहां से ना लाइन आती है और सीधे हमारे कूलिंग टावर से कनेक्ट होती है। पहले तो ये सिंगल लाइन आएगी और इसको फिर हम लोग डबल पार्ट में कर देते हैं। एक लाइन डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, उसमें बॉल वॉल लगा देंगे और कूलिंग टावर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, उसको हमें जैसे सपोज कर लीजिए हमें कूलिंग टावर को क्लीन करना है ना, वहां पे हमारा आदमी है, उसने कूलिंग टावर को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद वो बॉल वॉल को बंद कर देगा। ठीक है। और इसमें भी जैसे मेकअप लाइन जो उसमें देख रहे हैं ना, ये दोनों में वैसे वाल होना चाहिए, दोनों लाइन में वाल होना चाहिए। आपने इन दोनों वाल को बंद कर दिया। ठीक है। बंद कर दिया, पानी को ड्रेन कर दिया आपने और कूलिंग टावर की क्लीनिंग कर ली। अब आपको पानी फिल करना है, आपने क्विक फिल, ये वाले जिसमें फ्लोट वाल नहीं होगा उसको हम क्विक फिल बोलेंगे। ये आपको जो दिख रहा है ये होते हैं फ्लोट वाल, है ना। जो आप पूछ रहे थे विनोद भाई कि क्या मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म होता है हमारा फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व काम करता है, अगर आप लोगों ने फ्लोट वाल्व देखा होगा तो फ्लोट वाल्व ही जी सर। काम जी सर। करता है ना। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर हम लोग आएंगे। मैं ग्रुप पे ना एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप लोग ऐसे वीडियो देखो। रुको एक मिनट, फिर मैं उसको क्लियर करता हूँ। मुझे वो वीडियो मिल नहीं रही है, चलो मैं आपको ना वीडियो बाद में शेयर कर दूंगा, एक्चुअली में मुझे मिल नहीं रही है। बट आप लोगों ने फ्लोट वाल्व तो देखा होगा ना। जी सर। हाँ, फ्लोट जी वाल्व सर, में क्या देखा है। होता है मैं बताता हूँ। फ्लोट वाल्व का जो मैकेनिज्म होता है वो मैं एक ऊपर में बना के आपको बता रहा हूँ क्या होता है। इस तरह का सिस्टम होता है, ये इस तरह का सिस्टम होता है, ये वाल्व होता है। ठीक है। और वाल्व में एक एक फलक्रम बना होता है, फलक्रम। ठीक है। और वहां से एक डंडी निकली होती है और एक डंडी में एक बॉल्व लगा होता है, बड़ा सा बॉल प्लास्टिक का होता है। क्या होता है, अब जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पानी का ऊपर लेवल ऊपर जाएगा, ये बॉल भी जो है ना इसी के साथ साथ ऊपर आता जाएगा। बॉल भी ऊपर आएगा और जैसे जैसे बॉल ऊपर आएगा यहाँ पे ना एक वाल्व होता है, और ये क्या करेगा, उसको अंदर पुश करता है, उसको बंद करता जाता है ना। जैसे ही मान लिया पानी का